नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी भाषा के इतिहास, इसकी विशेषताओं और कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में कि हिंदी भाषा का जन्म और विकास किस प्रकार से हुआ है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि सबसे पहले हिंदी हमारी संस्कृत भाषा में की तरह बोली जाती थी, यानी कि इसकी आदि जननी संस्कृत भाषा को जाना जाता था लगभग हमारे 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 500 ईस्वी के आसपास, जिसे हम वैदिक तथा लौकिक टाइम पीरियड के अंदर हम पढ़ते हैं। फिर समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन होता है, तो किसमें परिवर्तन हुआ है? पाली भाषा में। फिर और समय के साथ हम आगे गुजरते हैं तो हमें प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आज के टाइम पे हमें आधुनिक हिंदी का प्रचलन देखने को मिलता है। तो ये समय के अनुसार धीरे धीरे हिंदी भाषा में क्या हुआ है, हमारे पास परिवर्तन हुआ है। जैसे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं हिंदी में अनेक विभिन्न विभिन्न भाषाओं के कुछ शब्दों का हमें क्या मिलता है, साथ में मिश्रण मिलता है। ठीक है जी। तो आज हम ना सबसे पहले तो यही देखेंगे कि भाषा एक्चुअल में होती क्या है और इसमें हिंदी का क्या रोल रहता है, किस प्रकार से इसका जन्म हुआ है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो सबसे पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले जी, भाषा होती क्या है? तो भाषा ना एक माध्यम होता है। जिस प्रकार से अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो ये कोई ना कोई क्या है, भाषा का कोई माध्यम है जिसमें हम अपने विचारों को क्या करते हैं, लिख कर या फिर बोल कर दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, भाषा बोलते हैं एक प्रकार से। तो नॉर्मल सी हमें भाषा की डेफिनेशन पता होती है कि भाषा होती क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि कई बार हमें लिपि भी पूछ लेते हैं कि लिपि होती क्या है। तो लिपि का मतलब होता है जो अभी आपने ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ मिला है आपको, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लिपि बोलते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो यानी कि हमें पता है कि भाषा को किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। किसी और लैंग्वेज के अंदर अगर हमें लिखना होगा तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिपि को अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को हमें लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी न किसी लिपि का क्या लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। उसे हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। ठीक है जी। यानी कि कुछ आकृति रहती है वर्णों की। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका लिपि बोलते हैं। ठीक है जी। हिंदी भाषा में कई लिपियां रहती हैं हमारे पास, जैसे कि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि के जैसे हम बोलते हैं ना ये कि इसके अलावा और कौन कौन सी लिपियां भारत देश में बोली जाती हैं, तो पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि हम देखेंगे, शाहमुखी लिपि एक्सेट्रा, ब्राही लिपि जैसे कि इन सभी की जननी है। हम ऐसी कई लिपियां पढ़ते हैं, तो लिपि वाला टॉपिक भी हम जल्दी कवर करेंगे कि लिपियां होती क्या हैं, कौन कौन सी लिपियां रहती हैं, जो हमारे सम्राट अशोक थे उन्होंने किस किस लिपि के अंदर इनको लिखा था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारे पास की मातृभाषा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मातृभाषा होती क्या है, और कई बार हमसे ना मातृ दिवस ही पूछ लेते हैं कि मातृ दिवस कब मनाया जाता है। तो माता के द्वारा सिखाई जाने वाली ना सर्वप्रथम जो भाषा रहती है उसी को मातृभाषा रहती है, यानी कि जो हम अपने गांव में या अपने माता अपनी भाई बहनों के द्वारा सबसे पहले सीखते हैं, जो भाषा लैंग्वेज लोकल जिसे बोल सकते हैं, वो हमारे पास क्या रहेगी, मातृभाषा रहती है। और मातृभाषा के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, तो ये आपने नोट डाउन करना है कि ये होता क्या है। इसी के अलावा ना हमारे पास एक और भी आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका हर साल 10 जनवरी को। जैसे कि अभी आज लगभग 14 जनवरी है, तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस। ठीक है जी। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये किसकी याद दिलाता है हमें, तो सबसे पहला हमारे पास क्या हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसकी हमें ये क्या करता है, याद दिलवाता है। अब जैसे हम ये पढ़ते हैं ना, जैसे मातृभाषा दिवस, विश्व हिंदी दिवस, तो एक कंट्रोवर्सी वाला एक और क्वेश्चन बन जाता है। तो हिंदी दिवस तो हम 14 सितंबर को मानते हैं, तो 14 सितंबर को मानते हैं, बिल्कुल हाँ, 14 सितंबर को हम क्या मानते हैं, हिंदी दिवस। जब विश्व हिंदी बोलेंगे तो 10 जनवरी, पूरे विश्व के अंदर हमें हिंदी को एज अ प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। और अपने ही भारत देश में हिंदी को एज अ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। और लगभग ये क्यों मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को क्या एक घटना घटी थी कि संविधान के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमारे हिंदी को क्या किया गया था, एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, जिस कारण से हम हर साल 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हम आपका हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। इसके अलावा हमें आगे ये भी पढ़ना है कि हमारे पास जो इसकी डेफिनेशंस आती हैं ना भाषा से रिलेटेड, वो क्या रहती हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये भी है कि हिंदी को ना
किस परिवार की भाषा मानते हैं? तो ये जो भाषा रहती है किस परिवार की भाषा रहती है, ये हमारे पास भारोपीय परिवार की भाषा रहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हमें ध्यान में रखना है। ये भारोपीय परिवार की भाषा क्या है? मतलब कि यूरोप से लेके पूरे भारत तक जिसका प्रभाव फैला हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आपकी भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में बोलियां क्या होती हैं, भाषा का जो आता है संबंध, इसके अंदर बोली क्या होती है। तो नॉर्मल सी है, डेफिनेशन से हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि बोलियां क्या होती हैं। बोली का मतलब होता है एक छोटे से गांव कस्बे के अंदर बोली जाने वाली जो आपकी लैंग्वेज रहती है, उसी को हम बोली बोलते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम हम आपके, जैसे आपने हिंदी में देशी शब्द विदेशी शब्द पढ़ते हैं ना, वैसे ही कुछ देशी शब्दों में यहाँ पे क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या बोलियों में रचनाएं होती हैं? क्या बोलियों में रचनाएं होती हैं? तो आंसर आता है कभी भी रचना नहीं होती है। कैसी रचना? साहित्य रचना। हमने एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या साहित्य रचना में बोली का प्रयोग किया जाता है? तो बोलियों का प्रयोग साहित्यिक रचनाओं में नहीं किया जाता है। कोई ऐसी बोली होगी अगर जिसमें हम साहित्य रचना कर रहे होंगे, तो वो बोली ना बनकर क्या बन जाती है हमारे पास? आपकी क्षेत्रीय भाषा बन जाती है, जो उस क्षेत्र को क्या कर रही होती है? इंडिकेट यानी कि प्रमुख कर रही होती है वहाँ पे। ठीक है जी। और आपका क्षेत्रीय भाषा क्या होगी? बोली से थोड़ा सा क्षेत्र क्या हो जाता है, जहाँ पे बड़ा हो जाता है और जहाँ पर हमें साहित्यिक रचनाएं मिलना शुरू हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है अगर लैंग्वेज से क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है जी। भाषा आप पहले से जानते हैं कि जिसके अंदर व्याकरण पाया जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? भाषा बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये हमें पॉइंट था जो कि हमें पता है पहले से ही। आगे राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा। राज्य भाषा पता है कि पूरे राज्य के अंदर जिस भी आधिकारिक भाषा के रूप में कामकाज किया जाए, उसी को राज्य भाषा। राष्ट्रभाषा यानी कि पूरे देश के अंदर जिस लैंग्वेज में काम किया जाए, उसे हम राष्ट्रभाषा बोलेंगे। तो ये राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा हो गया। ठीक है जी। तो राजभाषा क्या है अभी? तो ये भी हमारे पास जो किसी सरकार द्वारा जितना भी सरकारी कामकाज रहता है, उसमें किया जाए, जिस भाषा में किया जाए, उसे राजभाषा बोलते हैं। अब इन तीनों में से ना हमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी हिंदी क्या है? क्या राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है या राजभाषा है? तो देखिए, हिंदी जो है पूरे भारत देश के अंदर क्या कौन सी भाषा है? राजभाषा है। ठीक है जी, राजभाषा है। तो इसे राष्ट्रभाषा नहीं बोलते हैं, हम राजभाषा बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें पूरे भारत का स्ट्रक्चर, तो भारत के स्ट्रक्चर के अंदर नॉर्थ में हम हिंदी प्रभुत्व है, और साउथ में देखेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश का ज़्यादा बोलबाला रहता है। तो हर स्टेट के अकॉर्डिंग हर स्टेट क्या करती है, अपने अपने वहाँ की लैंग्वेज को प्रमोट भी करती है। साथ में क्या है कि इंग्लिश, साउथ में जैसे कि इंग्लिश बोलते हैं, कुछ स्टेट ऐसी हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं, हिंदी हमारे राज्य में या फिर हमारे जो नागरिक रहते हैं उन्हें समझ में नहीं आ रही है, जिस कारण से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इसे कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है अभी? राजभाषा। इसके लिए समय समय पर कई आयोग भी बनाए गए हैं, वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले बताया कि बोलियों में ना साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं। ठीक है जी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे जी। इसके बाद ना हमें कुछ एक दो लाइंस हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये जो पंक्ति है, यानी कि एक आपकी लाइन लिखी गई है, ये कहाँ से ली गई है? तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, वहाँ से ये एक शायरी ली गई है। और ये शायरी किसकी थी? तो आपके अल्लामा इकबाल की है। तो सीधा इकबाल याद रखेंगे, इकबाल की है ये शायरी। ठीक है जी। और ये पंक्ति हमें क्या दर्शाती है? तो राष्ट्रीय एकता, गौरव और हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाती है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये किसकी मुख्य रचना है या किसकी शायरी से लिए गए हैं, या किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है ये आपकी? तो नाम आएगा इकबाल का। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक ये नारा भी है किसी का, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। तो ये एक नारे के रूप में किसने प्रयोग किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, इन दोनों से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। ठीक है जी। तो ये एक हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये एक पंक्ति है, और इस पंक्ति के रचनाकार कौन रहते हैं हमारे पास? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी है। ये भी हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रखना है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि
हिंदी जो है ना हमारे पास पूरे वर्ल्ड के अंदर देखेंगे तो कौन से नंबर पे बोली जाने वाली, यानी कि मैक्सिमम टाइम कि कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा आती है वो आती है अंग्रेजी भाषा। जैसे कि आजकल सारे कामकाज हमारे ही अंग्रेजी भाषा में ही किए जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है, लिखी जाने वाली भाषा है, वो है अंग्रेजी। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो है आपकी मंदारिन। मंदारिन यानी कि चीनी भाषा को बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे, दूसरे नंबर पे आते हैं। और जो हिंदी भाषा है लगभग हमारे कौन से नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे आती है, यानी कि तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है जी। तो ये तो रहा पूरे दुनिया के अंदर, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है जी। अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि भारत देश के अंदर, तो भारत देश के अंदर ना हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन आता है सीधा, डायरेक्ट तो नहीं पता, सभी को पता है कि भारत देश में तो हिंदी बोली जाती है सबसे ज़्यादा। अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बन जाएगा आपका क्वेश्चन कि भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कि कौन सी है, तो वो कौन सी है, हमारे पास बंगाली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है जी। तो ये हमें याद रखना है थोड़ा सा इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जिस प्रकार से हमने टाइटल लगाया था कि वीडियो के अंदर कि हिंदी भाषा का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा एक्चुअल में विकास पढ़ना भी है हमें साथ में। इसी वीडियो के अंदर मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा, कुछ पॉइंट्स होंगे जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट कवर कर लेंगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज हमारा जो वॉचिंग रहता है देखने का वो लगभग 20 मिनट तक ही रहता है। इसके बाद तो बोरिंग लगती है वीडियोस, मुझे खुद बोरिंग लगती है, तो मैं खुद भी ट्राई नहीं करूँगा बनाने की। ठीक है जी। तो देखिए जी, हिंदी भाषा का विकास जो हुआ है ना, हम सभी को पता है कि आर्यों के आगमन से ही हिंदी भाषा का क्या हुआ है, जन्म माना जाता है। तो आर्य जब आए थे तो उन्होंने ना किस भाषा को प्रमोट किया था, तो संस्कृत भाषा को, क्योंकि वो संस्कृत बोला करते थे। और हमें कुछ विद्वान हैं जिनका मानना है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्यों को जो आगमन है वो कहाँ से माना जाता है, मध्य एशिया से माना जाता है। ठीक है जी। यानी कि सिंधु द्वार से ये क्या हुए हैं, पंजाब प्रांत में ये आकर बसे थे, सिंधु वाले एरिया में आके बसे थे, यानी कि लगभग पंजाब वाले एरिया के अंदर। इस तरीके से हम मानते हैं, कुछ विद्वानों का कथन है इस प्रकार से। ठीक है। और संस्कृत से ही आज के टाइम की जो हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं उसी का वहाँ से विकास हुआ है, ये हमें पढ़ना है। तो जो हम भाषा पढ़ते हैं ना, इसे हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, एक प्राचीन के अंदर, एक मध्य में, और एक आधुनिक के अंदर पढ़ सकते हैं हम। तो जो प्राचीन आर्य भाषा थी, प्राचीन आर्य भाषा, ये लगभग हमारे पास 1500 से लेके 500 ईस्वी तक, इसे भी 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत, जैसे आपने पढ़ा होता है। यानी कि वैदिक संस्कृत क्या है, यानी कि जिसमें प्योर संस्कृत, यानी कि जटिल, यानी कि जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता था, वैसी संस्कृत। किंतु धीरे धीरे लोगों में ना जैसे जैसे हम एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे कोई भी लैंग्वेज होगी तो उसे आसान बनाने के लिए ना हम इजी इजी वर्ड वहाँ पे ना डिनोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही संस्कृत की जो लैंग्वेज थी उसे आसान बनाने के लिए ना धीरे धीरे उसमें क्या होना स्टार्ट हो गया, परिवर्तन समय के अनुसार। जैसे समय की कुछ डिमांड होती है तो वैसे समय के अनुसार धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हुआ, परिवर्तन, यानी कि उनकी जैसे नियम आना स्टार्ट हो गए, उनका व्याकरण बनना स्टार्ट हो गया। यानी कि कोई भी लैंग्वेज हमें आसान कब लगना स्टार्ट हो जाती है, जब उसका व्याकरण आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो संस्कृत थी वैदिक, धीरे धीरे क्या हुआ, उसके व्याकरण या रूल्स जितने भी नियम थे उनका अनुवाद किया जाने लगा सरल भाषा में। तो धीरे धीरे वो किस भाषा की ओर परिवर्तित हो गई, लौकिक संस्कृत की ओर। लौकिक संस्कृत के बाद जैसे हम मध्यकालीन आर्य भाषा की ओर अग्रसर होते हैं तो हमें देखने को मिलती है पाली भाषा, जिसमें हमें महात्मा बुद्ध के क्या मिलना मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, उपदेश मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ से लगभग हमारे पास यहाँ पे आता है 500 ईस्वी पूर्व से लेके एक ईस्वी के आसपास के पाली भाषा का विकास होता है। फिर धीरे धीरे समय के अनुसार आगे प्राकृत भाषा का भी जन्म होता है और इसका भी काफ़ी हमें विकास देखने को मिलता है। और प्राकृत भाषा में हम एक नाम याद रख सकते हैं, ये महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के स्वामी हैं महावीर, तो उनका नाम हम यहाँ पे याद रख सकते हैं कि उनके जो उपदेश हैं वो हमें प्राकृत भाषा में मिलते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा में क्या हो गया, इनका प्रचलन स्टार्ट हो गया, यानी कि लगभग आम नागरिकों की जो भाषा रहती है धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ। फिर अवहट आते हैं हम लगभग आपके 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के आसपास। फिर धीरे धीरे समय के अनुसार आधुनिक आर्य भाषा, यानी कि जो 1100 ईस्वी से लेकर आज तक हम पढ़ते हैं उसे हम मानक हिंदी या सीधे आधुनिक हिंदी बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर हमें कई ज़्यादा भाषाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि
किस कारण से हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कई ज़्यादा विदेशी आए थे, लगभग 1100 ईस्वी के आसपास ना कई ज़्यादा विदेशी आकर यहाँ पर रहे हैं। उन्होंने भारत देश पे राज भी किया, जिस कारण से उन्होंने अपनी भाषाएं हम पर क्या की थी, थोपी थी। जब थोपी थी तो यानी कि उनके कुछ न कुछ भाषाओं का असर रहा होगा। तो आज भी हम तुर्की, फारसी जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में इंक्लूड करते हुए हम पढ़ते हैं। जैसे डॉक्टर हम हिंदी में बोलते हैं, बट डॉक्टर हिंदी का शब्द नहीं है, ठीक है। ऐसे कई शब्द हैं आपके, जैसे वकील हो गया, हमारे इसका नहीं है। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, फिर भी हम हिंदी भाषा में उन्हें इंक्लूड करते हुए पढ़ते हैं। तो यानी कि आज की जो हिंदी है वो क्या है, मिश्रित है, कई भाषाओं का उसमें क्या मिलता है, हमें मिश्रण मिलता है, ठीक है जी। तो ये तो था इसका एक विकास। बट हमें पढ़ना किस प्रकार से है, हमें तो जो नॉर्मली पढ़ना है ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो 4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले संस्कृत याद रखेंगे, पाली भाषा याद रखेंगे, प्राकृत भाषा याद रखेंगे, अपभ्रंश, और इसके बाद क्या रखेंगे, हिंदी भाषा। तो ये 4 पॉइंट हैं जो कि हमें पता होने। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट याद रखा जा सकता है तो रखेंगे, नहीं रखा जा सकता है तो अभी के लिए हाइंड करेंगे। फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसे इग्नोर करना है, आपने सीधे डायरेक्ट हिंदी को याद रखना है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ना इसका अगर मोटा मोटा अगर आपने थोड़ा याद रखना हो तो याद रखा जा सकता है। ये पॉइंट है कि नंबर 1 पे जो वैदिक संस्कृत थी लगभग वेद पुराण के उपनिषद जो रहते थे उनकी रचना की जाती थी, ठीक है जी। लौकिक संस्कृत क्या हुआ, इसका सरलतम रूप है, यानी कि जो मौखिक था, यानी कि धीरे धीरे जो रचनाएं की गई थी ना उनको बोला जाने स्टार्ट किया गया, ठीक है, तो उनको बोला गया। मध्यकालीन के अंदर ना हमें पाली भाषा मिलती है, ठीक है जी। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे ना वो आपके इस भाषा में लिखे जाते थे, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। धीरे धीरे समय के अनुसार परिवर्तन हुआ था, तो धीरे धीरे आगे चल कर के आती है हमारे पास प्राकृत भाषा भी आती है, ठीक है। यानी कि ये ना और सरल रूप हो गया, सरल रूप बोला जाता है इसे भी आपका प्राकृत भाषा को, पाली का ही है एक प्रकार से, इसे गांव की भाषा भी माना जाता है। और महावीर जो जैन थे, महावीर स्वामी जैन, तो उन्हें इसका जनक भी माना जाता है प्राकृत भाषा, क्योंकि जो जैन धर्म थे उनके जो ज़्यादातर जो ग्रंथ थे वो भी इसी भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में। फिर धीरे धीरे समय के अनुसार परिवर्तन हुआ था और ये अपभ्रंश हो गया, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं हमें एग्जाम में, ठीक है जी। तो ये हमें याद रखना कि अलग अलग आचार्य थे, यानी कि विद्वान रहे हैं, जिनको इसी को अलग अलग नामों से भी क्या किया है, नामों से संबोधित किया है या जाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे नाम इम्पोर्टेंट आता है हमारे पास स्वयंभू का, ठीक है। इन्होंने इसे देसी भाषा कहा है, और भरत मुनि ने इसे अशुद्ध भाषा कहा है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जो वर्तमान समय के जो काफ़ी विद्वान रहे हैं साहित्य में, हिंदी साहित्य में, उन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा है, एक पुरानी हिंदी कहा है, पुरानी हिंदी के रूप में डिनोट किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है जी। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि रहे हैं वो कौन है, आपके स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को ही हम क्या कहते हैं, हिंदी का वाल्मीकि कहते हैं। तो हिंदी का वाल्मीकि किसे बोला जाएगा, क्वेश्चन सीधा ही पूछा जाएगा, तो वो रहेगा आपका वाल्मीकि। वाल्मीकि को हिंदी का वाल्मीकि किसे, हिंदी का वाल्मीकि किसे कहा जाएगा, आपका स्वयंभू को बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, या प्रथम महाकवि तो स्वयंभू को ही माना जाता है। इसके अलावा अवहट, कुछ विद्वान अपभ्रंश को ही आगे इसका थोड़ा सा मॉडर्न रूप जो बोलते हैं तो वो क्या है आपका अवहट बोल देते हैं। है बस एक ही चीज़ है हमारे पास। जो आधुनिक हिंदी है ना इसे आगे ना सब पार्ट 3 में बांटा जाता है। जो प्राचीन हिंदी रहती है ना तो ये लगभग आपके 1200 और 1100 के आसपास की टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और हिंदी का जो पहला महाकाव्य है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो महाकाव्य रहेगा वो क्या था आपका, पृथ्वीराज रासो। ये किसी की रचना है, चंद्रवर दाई की रचना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जा चुका है कि जो पृथ्वीराज रासो है ये किसकी रचना है, तो चंद्रवर दाई की रचना है। और अगर पूछ लिया जाए हिंदी का पहला महाकाव्य क्या है तो वो भी क्या रहेगा, पृथ्वीराज रासो ही रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना इस पॉइंट को, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ये वाला पॉइंट आपको, ठीक है। बाकी मध्यकालीन में क्या है कि अरबी फारसी कई जैसे शब्द हैं जो इसका धीरे धीरे हिंदी भाषा में क्या होना स्टार्ट हो गया, प्रयोग होना स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। और आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, कई भाषाओं का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा के अंदर, ठीक है जी। तो हिंदी भाषा का जो स्वरूप था वो हमने सारा पढ़ लिया कि किस प्रकार के आज के टाइम पे हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी जितनी भी भाषाएं रहती हैं इन सभी का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और हमने ये भी पढ़ा कि हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान के आर्टिकल 343 के अंदर इसे क्या किया गया था, राजभाषा
तो कौन सी भाषा है हमारी? तो राजभाषा के अंदर क्या किया गया था, इसे घोषित किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि जो हिंदी है कि कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, किसी एक सीमित क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, ये लगभग हमारे संपूर्ण भारत में ही बोली जाती है, हर जगह पे बोली जाने वाली भाषा है। बट फिर भी हम मैक्सिमम रूप में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इसका प्रचलित रूप कहाँ देखने को मिलता है, तो नॉर्थ इंडिया में हमें हिंदी का सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। और विकास देखने को मिलता है तो यानी कि इसके अंदर हमें कई ज़्यादा बोलियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक स्पेशल वीडियो रहेगी, और जिसके अंदर हमारे पास जो 18 जो बोलियां आती हैं, जिनके अंदर उपभाषाएं 5 आती हैं, उनके ऊपर हम आपकी वीडियो बनाएंगे। तो वो भी हम साथ साथ ही लॉन्च करेंगे, नेक्स्ट डे कल ही लॉन्च कर देंगे। लगभग मैं 20 मिनट का ही बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी करने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिनोट हो सकता है कि हिंदी जो है शौर सैनी अपभ्रंश या अर्धमागधी अपभ्रंश के संश्लेषण से निर्मित हुई है। तो कहाँ से बनी है? शौर सैनी अपभ्रंश से या अर्धमागधी अपभ्रंश से क्या हुई है? संश्लेषण से निर्मित हुई है, यानी कि इनसे मिलकर बनी है। ठीक है जी। तो ये हमें थोड़ा सा पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है। इसकी जो 5 उपभाषाएं रहेंगी और जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो बोलियां आती हैं, बांगरू समथिंग आपकी खड़ी बोली, वो सारी हम आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको पढ़ेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, पहली बार है। इसकी पीडीएफ आपको वैसे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन से मैं डाल दूंगा, अगर इन द केस नहीं डलती है किसी कारणवश से, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ले सकते हैं इसको। और लगभग हम जो टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे ना, सीरीज में 20 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक वाइज टॉपिक, तो वो मैं 20 जनवरी से रेगुलरिटी आपका डालता जाऊँगा। तो जो भी डाउट्स रहेंगे या जो भी क्वेश्चन आपका हो, तो प्लीज़ कमेंट में आपने क्या करना है, मेंशन कर देना है, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो में हेल्प हो जाए कि आपकी क्या क्वेरीज थी। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद।